तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर के लिए हम अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले जो 2 लेक्चर्स हमने लिए थे, प्रीवियस 2 लेक्चर्स, उन लेक्चर्स में हमने काफी इंट्रोडक्टरी बातों पर डिस्कशन किया, जैसे कि चार्ज कैसे डेवलप कराया जा सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप होने में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और किसी भी बॉडी को अगर हम चार्ज करना चाहते हैं तो उसके मेथड्स क्या हो सकते हैं। कुछ कॉमन मेथड्स मैंने डिस्कस किए, जैसे कि यू में से फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, एंड चार्जिंग बाय अप्लाइंग सम इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जिंग बाय थर्मल इमिशन, चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस तरीके के कुछ जनरल मेथड्स हमने डिस्कस किए, और इस पर कुछ 12-15 क्वेश्चंस भी हमने पिछले कपल ऑफ लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। अब इस लेक्चर से मेनली ये चैप्टर का जो मेन कंटेंट है वो शुरू होने जा रहा है। हम चीजों को बहुत सही तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। किसी भी चीज में हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से हर एक बात को समझते हुए, हर एक चीज को, हर एक एस्पेक्ट को बहुत माइक्रो लेवल पे जाके समझते हुए सिलेबस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट इट बी कपल ऑफ मोर लेक्चर्स रिक्वायर्ड, बट द मेन रिक्वायरमेंट इज दैट के अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छे से हो, कंसेप्ट की क्लियरिटी हमारी अच्छी बिल्ड हो। जैसे मैंने कहा कि इस लेक्चर से हम जो मेन आर्टिकल्स हैं चैप्टर के, वहां से शुरू कर रहे हैं। अब बच्चों, हमको ये बात तो समझ आ गई कि चार्जेस क्या होते हैं, और हमने इस बात को भी बहुत क्लियरिटी से समझ लिया है कि हम चार्जेस को किसी भी बॉडी पर किस तरीके से डेवलप करते हैं। और इन जनरल जब उन चार्जेस को डेवलप किया जाता है, उन चार्जेस को वहां पे आप बनाओगे, तो उन चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जस्ट टू गिव अ वेरी क्विक रिवीजन, आपको याद होगा हमने कहा चार्जेस स्केलर होते हैं, चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराए जा सकते हैं, चार्जेस कंजर्व हो जाते हैं, और चार्जेस क्वांटाइज्ड होते हैं। अब इन सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते वक्त हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर भी डिस्कशन किया था, कुछ हल्का सा एज अ प्रॉपर्टी हमने इसको जस्ट एक लाइन में डिफाइन किया था कि चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बच्चों, जब ये वर्ड इंटरेक्शन हम फिजिक्स के प्रोस्पेक्टिव में, फिजिक्स को रेफर करते हुए इस्तेमाल करते हैं ना, इंटरेक्शन, तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। सो एक चार्ज की नियर विसिनिटी में दूसरे चार्ज को जब रखा जाता है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे पर इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। आपको ये बताया गया कि इफ द चार्जेस आर लाइक सिमिलर, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो इन चार्जेस में जो फोर्स डेवलप होता है वो रिपल्सिव फोर्स डेवलप होता है। एंड व्हेन द चार्जेस आर अनलाइक, जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सो इन चार्जेस में जो फोर्स डेवलप होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा। नाउ द मेन क्वेश्चन इज दैट कि ये रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स जो बन रहा है ये कितना होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, इस फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करें, और अगर ये फोर्स वेक्टोरियली हमें देखना है तो फिर इसका हम डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें। इन सब बातों को डिस्क्राइब करते हुए आज हम एक लॉ डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस लॉ पर तकरीबन 3-4 लेक्चर लेने वाला हूं, और आज का ये जो लेक्चर होगा ये बहुत बेसिक्स लेवल पे होगा। मैं यहाँ पर वेक्टोरियली चीजों को समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, बट उसको जनरलाइज करने की, उसको सिंप्लीफाई, सिंपल तरीके से उसको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। फिर वेक्टर, फिर कॉम्बिनेशन, सुपरपोजिशन, और ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी एक एक करके। तो आज के लेक्चर में तो बस हम लॉ को इंट्रोड्यूस करेंगे कि है क्या, इन मैग्नीट्यूड फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी कहा कि इफ द चार्जेस आर केप्ट इन नियर विसिनिटी ऑफ ईच अदर, नजदीक रखे जाएं, इतने नजदीक के एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब ये कितना नजदीक हो सकता है ये डिपेंड करेगा कि उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड कितने हैं। अगर बड़े बड़े चार्जेस हैं तो थोड़ा सा दूर भी रखें तो चलेगा, बहुत छोटे चार्जेस हैं तो हमको बहुत नजदीक रखना पड़ेगा, फ्यू माइक्रॉन्स ऐसे। हम कह सकते हैं कि भाई फ्यू माइक्रॉन्स से लेके कुछ मीटर्स तक का डिस्टेंस हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं। So these charges are going to interact with each other. These charges are going to exert force on each other. अब जैसे देखें, मैंने यहाँ पे दो सिंपल सी डायग्राम्स के जरिए इन बातों को समझाने की कोशिश की है। बहुत ध्यान से देखें, सी दिस सिचुएशन।
यहां पे मैंने एक नेगेटिव चार्ज लिया और एक पॉजिटिव चार्ज लिया, तो ये जो चार्जेस हैं ये अनलाइक चार्जेस हैं। सो ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो चार्ज है ये पहले वाले पे फोर्स लगाएगा, और ये जो दूसरा चार्ज है ये यू में से पहला दूसरे पे फोर्स लगाएगा, दूसरा पहले पे फोर्स लगाएगा। लाइक इट्स अ म्यूचुअल फोर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाता जा रहा है और दूसरा चार्ज खामोश बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। इट्स अ एक्शन रिएक्शन यू में से पेयर, एक्शन रिएक्शन, इसने एक्शन किया तो दूसरे वाले ने भी रिएक्शन किया साइमल्टेनियसली। अब जब हम ये कहते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो बच्चों ये भी याद रखना कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के लिए मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, यानी कि पहला चार्ज दूसरे पर जो फोर्स लगा सकता है एग्जैक्टली उतना ही फोर्स दूसरा चार्ज पहले पे लगाएगा, ठीक है। नाउ अगर हमने अब इन चार्जेस को पॉजिटिव पॉजिटिव कर दिया, या इन केस हमने इनको नेगेटिव नेगेटिव कर दिया, सिमिलर चार्जेस या कह लीजिए कि लाइक चार्जेस, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे आपको ये हाईलाइट कराना चाहता हूं, ये अच्छे से आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूं कि इन फोर्सेस की डायरेक्शंस को हम कैसे लिखते हैं या डायरेक्शंस को हम कैसे समझते हैं। बेसिक बात याद रखिए बच्चों कि जो फोर्स का एक्शन होगा चार्जेस पर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मतलब इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पर इस फोर्स को डायरेक्शनली दिखाया जाएगा। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि ये इधर इधर की तरफ डायरेक्शन में है और ये इधर की तरफ डायरेक्शन में है। यहां आप देख रहे हैं तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स है ये इस लाइन के अलोंग ही आ रहा है, लाइन पर ही आ रहा है, लाइन के ही लेंथ में आ रहा है वो, ठीक है। तो अच्छे से दिमाग में बिठाइए कि दिस फोर्स विल बी डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। जब ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा बच्चों, अट्रैक्टिव यानी कि अनलाइक चार्जेस के लिए, तो ये फोर्स अंदर अंदर की तरफ दिखाया जाएगा, यानी कि दोनों चार्जेस के लिए अंदर अंदर ये दिखाया जाएगा। और जब ये फोर्स रिपल्सिव होगा, चाहे आप ये दोनों पॉजिटिव चार्ज के लिए ले लें या दोनों के नेगेटिव चार्ज के लिए लें, तो ये फोर्स बाहर बाहर की तरफ दिखाया जाएगा, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा सा इस तरीके का स्टेटमेंट यूज करता हूं कि द फोर्स इज अंदर अंदर एंड द फोर्स इज बाहर बाहर। जब ये फोर्स अंदर अंदर है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है, और जब ये फोर्स बाहर बाहर की तरफ दिखाया जाता है तो उसका मतलब ये है कि यहां पर रिपल्सिव फोर्स डेवलप हो रहा है। लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस, कि अगर हमारे पास एक चार्ज ऐसा है जिसे हम लिखते हैं Q1 और हमने कहा कि ये पॉजिटिव है, और दूसरा चार्ज हमारे पास यहां पर ऐसे थोड़ा सा हटके है जिसे हम लिखते हैं नेगेटिव Q2। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई इन दोनों में फोर्सेस कैसे हैं, नेचर कैसा है फोर्स का, तो आप क्या कहोगे? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव है, बिल्कुल सिंपल बच्चों वाली बातें हैं एकदम। बट अगर हम ये कहते हैं बेटा कि इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को आप रिप्रेजेंट करें डायरेक्शनल लेवल पर, उसको सिर्फ रिप्रेजेंट करें कि वो फोर्स कैसा दिखेगा, कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो सबसे पहले बेटा हम इन दोनों चार्जेस को सबसे शॉर्टेस्ट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। जो भी सबसे छोटी से छोटी लाइन हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, उससे हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब फोर्सेस दिखाने की बारी आएगी तो हम ये अंदर अंदर की तरफ दिखाएंगे अलोंग द लाइन, और हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्सेस अट्रैक्टिव हैं। गेटिंग इट राइट? यस सर। हम दिखाएंगे, ये तरीका होगा इसका। अब जैसे मैंने ये कहा कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं, पहले वाले ने दूसरे पे लगाया, दूसरे वाले ने पहले पे लगाया, तो दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं। मैग्नीट्यूड जब हम इसका देखेंगे, भाई इसने अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसने भी इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि फोर्स दोनों ने मिल के बनाया है, ठीक है। इट्स अ म्यूचुअल फोर्स बिटवीन द चार्ज, दोनों मिलके एक फोर्स बनाते हैं और दोनों एक दूसरे पे लगाते हैं। इट्स अ एक्शन रिएक्शन पेयर, तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा मैग्नीट्यूड में सेम होती है। अच्छा, फोर्स अलोंग द लाइन आएगा, ठीक है, फोर्स कैसा आएगा? अलोंग द लाइन आएगा, इस बात को अच्छे से समझें। एक बात और आपने नोटिस की यहां पे कि ये फोर्स जब एक दूसरे चार्ज पे बताया जा रहा है तो डायरेक्शनली ये एक दूसरे के अपोजिट है। नोटिस किया आपने? यस सर। इसका डायरेक्शन अगर हम ऐसे ऊपर की तरफ बोल रहे हैं तो इसका ऐसे नीचे की तरफ है, इसका डायरेक्शन अगर हम राइट की तरफ बोल रहे हैं तो इसका लेफ्ट की तरफ है, इस वाले पे अगर हम फोर्स बता रहे हैं लेफ्ट की तरफ तो इस वाले पे हम बता रहे हैं राइट की तरफ। तो फोर्स के बारे में हमको दो तीन बातें यहां पे पता चली डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये अलोंग द लाइन आएगा, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, मैग्नीट्यूड में सेम होगा जितना भी उसका मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शनली एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब बच्चों फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, लेट्स से कि पहला वाला जो चार्ज है हमने यहाँ पे लिखा ये है प्लस Q1,
और दूसरा वाला चार्ज हम यहाँ जरा नीचे की तरफ बता देते हैं, और ये इस बार हम प्लस Q2 ले लेते हैं। अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि भाई इसमें आप फोर्स दिखाएं, तो आप कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले आप इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना देंगे, ठीक है। फोर्स जहां कहीं भी जा रहे होंगे अलोंग द लाइन जा रहे होंगे। आप अंदर की तरफ आएंगे या बाहर की तरफ आएंगे? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ आएंगे, बिकॉज दीज फोर्सेस विल बी रिपल्सिव इन नेचर। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आपको ये फोर्स जो है ना ऐसे बाहर की तरफ दिखाना पड़ेगा, लाइक दिस एंड लाइक दिस। मैं लेबलिंग वगैरह सब कुछ बता दूंगा आपको, घबराए नहीं, हर एक बात मैं आपके सामने धीरे धीरे करके रखूंगा। सो डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चला कि जब फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगे तो हम उन्हें अंदर अंदर की तरफ दिखाएंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और जब फोर्सेस रिपल्सिव होंगे तो हम उन्हें बाहर की तरफ दिखाएंगे, बाहर बाहर की तरफ दिखाएंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल होंगे, दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बात समझ आई आपको? यस सर। अब कई बार बच्चा ऐसा भी सोचता है, बहुत ध्यान से सुनना, कि हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास ये एक चार्ज है मान लेते हैं, और ये एक दूसरा चार्ज है। फॉर एग्जांपल मैंने इस बार दोनों पॉजिटिव ले लिया, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा सा स्टाइलस, ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है। अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई फोर्स इक्वल है, इन दोनों पे जो भी फोर्सेस आएंगे इक्वल आएंगे, करेक्ट है? यस सर। हाँ, ये फोर्सेस रिपल्सिव भी होंगे, करेक्ट है? यस। और ये फोर्सेस यू में से डायरेक्शन में अपोजिट भी होंगे। यस। हाँ, तो इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए अगर मैंने फोर्सेस को ऐसे दिखाया तो क्या चलेगा? नो। नहीं चलेगा। मैं कहां गलती कर रहा हूं यहाँ पे? बिकॉज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। फोर्स जो है इक्वल है, अपोजिट है, डायरेक्शन में उनका डायरेक्शन अपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ये सब कुछ सही है, लेकिन हमें ये ख्याल रखना होगा कि ये फोर्सेस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आना चाहिए, इधर उधर नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब मैंने इक्वल तो दिखा दिया और अपोजिट भी दिखाया, लेकिन मैंने एक गलती ये की कि मैंने फोर्स को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग नहीं दिखाया। तो अगर कायदे से दिखाऊं, इसको करेक्ट तरीके से दिखाऊं, तो ये फोर्सेस मुझे इस तरफ दिखाई देने चाहिए। चूंकि ये रिपल्सिव हैं तो ये इनका करेक्ट अप्रोच होगा, ना कि ये वाला। ये गलत है, ये भी गलत है। गेटिंग इट पॉइंट? यस सर। यस सर। तो कुछ बेसिक बातें हमको यहां पर इस इनिशियल डिस्कशन से पता चली। अब क्वेश्चन ये है कि इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना है, और कौन से फॉर्मूले से, किन कंडीशंस पर डिपेंड करते हुए इन फोर्सेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन हमें कूलम्स ने बताया। कूलम इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। इसने बताया हमको, पूरा डिटेल बता दिया, हर चीज, कि ये फोर्स कैसा आएगा, कितना आएगा, कौन सी डायरेक्शन में आएगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा, कौन कौन से फैक्टर्स पर ये फोर्स डिपेंड करेगा, मटेरियल, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। अब कूलम ने इसे कैसे डिस्क्राइब किया, बहुत ध्यान से देखना बेटा। सपोज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दो अलग अलग चार्जेस ले लेते हैं, इन पर्टिकुलरली पॉइंट चार्जेस। लेट्स से कि हमने एक पहला चार्ज लिया प्लस Q1, और इसके नियर विसिनिटी में हमने एक दूसरा चार्ज रखा, और वो भी चलो मान लेते हैं कि इस बार हमने प्लस Q2 लिया। लेट्स से कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ सेपरेशन बन रहा है, और उस सेपरेशन को हमने पहले मेजर कर लिया कि भाई कितना सेपरेशन इन दोनों के बीच में बन रहा है। अब डेफिनेटली दीज चार्जेस विल इंटरेक्ट, दे विल रिपेल ईच अदर, देयर फोर्स विल बी शोन आउटसाइड along the line joining, बाहर बाहर की तरफ दिखाया जाएगा along the line joining with equal magnitude and opposite direction। बट कूलम ने पहली बात जो फाइंड आउट की यहां पे, उसने ये फाइंड आउट की कि ये जो भी फोर्स बन रहा है, जितना भी बन रहा है, दोनों चार्जेस पर मैग्नीट्यूड में इक्वल बन रहा है, डायरेक्शन में अपोजिट बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये फोर्स जब कैलकुलेट किया जाता है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, ख्याल रहे मैं यहां मैग्नीट्यूड वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। मतलब इन दोनों चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है, जो भी वैल्यू है इनकी, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फोर्स का एक रिप्रेजेंटेशन, फोर्स का एक रिलेशन हमको मिल सकता है। मतलब फोर्स उस वक्त ज्यादा होगा जब इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा। बात समझ आई बच्चों? यस सर। अब मान लेते हैं कि मैंने एक चार्ज यहां, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम फॉर एग्जांपल, एंड Q2 इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। अब बताएं आप दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या लेंगे? -10 माइक्रोकूलम। गलत हुआ, यहां गलत हुआ। -10 आप मल्टीप्लीकेशन नहीं लेंगे। क्यों?
क्योंकि हमने अभी अभी बहुत क्लियरली कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हमने ये नहीं कहा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, नहीं, हमने ये नहीं बोला, हमने बोला प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में हम साइन कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब इस सूरत में अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जब दोनों में से कोई एक चार्ज नेगेटिव भी है, तो मल्टीप्लीकेशन तो जस्ट नंबर्स का होगा, माइनस का नहीं होगा। बात समझ आई? यस सर। यानी कि फोर्स के कैलकुलेशन करते वक्त ये 2 तो 2 पुटअप करोगे, लेकिन ये -5 को 5 पुटअप करोगे, -5 पुटअप नहीं करोगे। यस। ठीक है, ख्याल रहे, मैं ये वर्ड क्लियरली दोहरा रहा हूं, मैंने जोर दिया था इस बात पे, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप इसमें गलती नहीं करेंगे, लेकिन आपने गलती कर दी, ध्यान से नहीं सुन रहे, इसका मतलब आप द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड वैल्यू नंबर ऑफ द टू चार्जेस, नॉट देयर साइंस। उनके साइंस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में हम उस फोर्स को डायरेक्शन में दिखाने वाले हैं, यहां पर प्लस माइनस का कोई मतलब हम लेंगे ही नहीं। तो कूलम ने सबसे पहली चीज जो फाइंड आउट की वो ये फाइंड आउट की कि फोर्स का जो वैल्यू डेवलप होगा, फोर्स का जो अमाउंट, फोर्स का जो इंटरैक्शन वैल्यू डेवलप होगा, या फोर्स का जो मैग्नीट्यूड डेवलप होगा, वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन पर डिपेंड करता है डायरेक्टली। जितना बड़ा मल्टीप्लीकेशन होगा उतना बड़ा फोर्स आएगा। सेकेंडली उसने ये ऑब्टेन किया या ये फाइंड आउट किया कि ये जो भी फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में बन रहा है, चाहे लाइक चाहे अनलाइक, चाहे अट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी है इसका। क्या कहने में, देखने में, समझने में ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। फर्क यस। इतना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में 2 मासेस हैं और डिस्टेंस है, यहां पर 2 चार्जेस हैं और डिस्टेंस है। yes or no? यस सर। यस। So that's the main criteria। अब इस बात को अच्छे से याद रखें, ठीक है। तो अगर हम इन सभी चीजों को कंबाइन कर लेते हैं और एक जनरल रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, तो हम लिख पाएंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ठीक हो गई बात? यस सर। ये जो भी हमने मैथमेटिकली लिखा, अगर हम इसे एज अ लॉ, एज अ स्टेटमेंट लिखें या समझें या बोलें, तो हम कहेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, बड़े बड़े चार्जेस की बात नहीं चल रही है, ठीक है, छोटे चार्जेस। अब पॉइंट क्यों, ये एंड में समझ में आएगा आपको। छोटे छोटे चार्जेस, पॉइंट की शक्ल में चार्जेस लेने हमको। पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एट रेस्ट होगा, directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। बात ठीक हो गई बेटा? यस सर। बिल्कुल आसान सी बात, कोई लंबा चौड़ा चीज नहीं। अब हम इस चीज को एक रिलेशन न रखते हुए अगर हम एक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये तो रिलेशन हो गई, ठीक है, एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर ली हमने कि भाई चार्ज फोर्स कैसा रिलेशन है, चार्ज सॉरी डिस्टेंस फोर्स कैसा रिलेशन। अगर हम इसे एक इक्वेशन के थ्रू लिखना चाहें, तो हमको प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद एक कांस्टेंट यहां पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैंने कांस्टेंट k इंट्रोड्यूस कर दिया एंड देन आई जस्ट कंटिन्यूड विद Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब हम सोचेंगे कि ये k क्या है, व्हाट इज k हियर। k तो कांस्टेंट आ गया, बहुत अच्छी बात है, बट व्हाट एक्चुअली इज k? k किस चीज को कहेंगे? तो यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है बेटा, जिसे हम ऑब्जर्व करना चाहिए। देखिए, ये चार्ज इस दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, और ख्याल रहे बिना कांटेक्ट करे। क्या इस चार्ज ने इस चार्ज को टच किया? नो। नहीं किया। हालांकि फोर्स लगाने का जो हमारा जनरल अंडरस्टैंडिंग है, वो तो ऐसा है कि जब हम किसी चीज को छूते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तभी हम उसे फोर्स लगा सकते हैं। दूर से बैठ के गैप है दोनों के बीच में, फिर भी फोर्स लग रहा है, ये कैसे? ये तो अजीब बात हो गई। हमने हालांकि इसे टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सीखा है, हमने इसे कहा फील्ड फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो फील्ड के जरिए, इंटेंसिटी के जरिए, उसकी ताकत के जरिए फैला हुआ है, बना हुआ है। एनीवेज, तो ये चार्ज इस दूसरे चार्ज पर जब फोर्स लगा रहा है, तो कोई डायरेक्ट फिजिकल टच या कांटेक्ट नहीं हुआ फोर्स लगाने के लिए। तो ये फोर्स लगा कैसे? तो सोचने वाली बात है बच्चों। जब ये चार्ज यहां रखा गया, तो इस चार्ज ने अपनी ताकत,
अपनी इंटेंसिटी, अपनी इलेक्ट्रिक ताकत जिसे हम कहेंगे, अपनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ना, इस सराउंडिंग रीजन में फैला दी। बिल्कुल वैसे जैसे एक मैग्नेट को रखते हैं तो उसके अतराफ में मैग्नेट की ताकत फैली हुई होती है, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब एक दूसरा छोटा सा डस्ट आयन पार्टिकल आप ले लें, उस मैग्नेट के टच ना करें लेकिन उसके नजदीक ले जाके रखें, क्या एकदम खट से उसको वो खींच लेगा? Yes. टच नहीं करा फिर भी फोर्स लगाया ना। Yes. तो जैसे एक मैग्नेट अपने अतराफ में एक अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, अपनी फील्ड को फैलाता है, वैसे ही एक चार्ज भी अपने अतराफ में अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपने फील्ड को फैलाता है। अब इस चार्ज ने अपना फील्ड फैलाया और सेकंड वाले चार्ज ने अपना फील्ड फैलाया और इनका फील्ड आपस में ही भिड़ गया, आपस में ही इनका फील्ड भिड़ गया, इंटरेक्ट होने लगा, तो उसकी वजह से फोर्स बना। जस्ट इमेजिन करें, दो मैग्नेट आपने नजदीक लाके रखे और अगर आपने साउथ साउथ पोल सामने रखे हैं तो दोनों एक दूसरे को उठा के फेंक देंगे, रिपेल करते हैं ना। Yes, sir. हालांकि अभी टच भी नहीं हुआ था। तो वैसे ही यहां पर भी होगा। अब सोचने वाली बात है बच्चों, इन दोनों चार्जेस के फील्ड्स, एनर्जीज जिसे हम कहेंगे, इन दोनों चार्जेस की ताकतें, इन दोनों चार्जेस की इंटेंसिटीज आपस में भिड़ रही हैं। तो ये फैली हुई कहां है? कहां फैली हुई है ये? इसकी इंटेंसिटी कहां फैली हुई है? क्या इस रीजन में फैली हुई है, इस सराउंडिंग में फैली हुई है? Yes, sir. हाँ। yes sir, और सेकंड वाले चार्ज की इंटेंसिटी और उसकी ताकत भी ये सराउंडिंग रीजन में फैली हुई है। Yes, sir. Yes. मतलब ये जो आपस में फोर्स लगाएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये कैसे सराउंडिंग में रखे गए हैं, कैसे मीडियम में रखे गए हैं। हवा में इनको रखा आपने, क्या इनको पानी में डुबा के रखा आपने, क्या मेटल के सरफेस पे आपने इनको रखा, या वैक्यूम में आपने इनको रखा, या किसी रबर के सरफेस पे आपने इनको रखा, आपने इनको कहां रखा है? क्योंकि इन दोनों चार्जेस को अपनी ताकतों को फैलाना है, अपनी इंटेंसिटी को फैलाना है और फिर वो इंटेंसिटीज जाके भिड़ेंगी और फोर्स बनेगा। क्लियर हुई बच्चों बात? Yes, yes sir. तो sir, यहां पर जब हम फोर्स लिख रहे हैं तो हमने चार्जेस का मैग्नीट्यूड लिया, डिस्टेंस लिया, लेकिन इस बात को हमने इग्नोर किया या इस पर अभी हमारा ध्यान नहीं गया कि ये चार्जेस कैसे फील्ड में रखे गए हैं, सॉरी कैसे मीडियम में रखे गए हैं। जस्ट इमेजिन करें, अगर हम इन दोनों चार्जेस को पानी में रखते हैं, वाटर के अंदर, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, और इन दोनों चार्जेस को हम हवा में रखते हैं, तो क्या ये एक जैसा फोर्स लगाएंगे? No. नहीं, अलग अलग लगेगा, अलग अलग लगेगा। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, दो फाइटर्स हैं, बॉक्सर्स हैं, उनको रिंग में छोड़े उनको, तो फाइट करेंगे, लेकिन आम हालात में इधर उधर मार्केट में मिलेंगे तो फाइट नहीं करेंगे वो। बात समझ आ रही है? Yes, yes sir, मतलब उनकी फाइटिंग स्किल्स इस बात पर भी डिपेंड करती हैं कि वो कहां हैं। करेक्ट है? Yes, sir. अगर सराउंडिंग मीडियम उनको अच्छा मौका देता है, सराउंडिंग Yes. उनको, सराउंडिंग मीडियम उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना के देता है कि भाई भिड़ो, लड़ो, कितना फोर्स बनाते हो बनाओ, मेरी कोई रुकावट नहीं है, तो फोर्स ज्यादा बनेगा। लेकिन अगर सराउंडिंग मीडियम उनको उतना अच्छा मौका नहीं देता, सराउंडिंग मीडियम उनको उतना परमिशन नहीं देता, सराउंडिंग मीडियम उनको उतना अलाउ नहीं करता है अपने फील्ड को फैलाने के लिए, तो वो उतना भिड़ नहीं पाएंगे, उतना लड़ नहीं पाएंगे, उतना फोर्स नहीं बना पाएंगे। मैं कुछ जनरल एग्जांपल्स देने की कोशिश कर रहा हूं, तो फोर्स बदल जाएगा। तो ये फोर्स पूरी तरीके से इस बात पर भी डिपेंड करता है कि ये दोनों चार्जेस कैसी जगह पर, कैसे मीडियम में रखे गए हैं। ठीक है? मीडियम उनको अलाउ करता है कि नहीं करता है, मीडियम उनको परमिशन देता है कि नहीं देता है, ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा। तो कूलम्स ने सोचा कि ये जो कांस्टेंट यहां पर हम लिख रहे हैं, क्यों ना इस कांस्टेंट को एक ऐसे टर्म के जरिए रिप्रेजेंट किया जाए जो मीडियम की प्रॉपर्टी को बताता है। तो कूलम ने इस के को मीडियम की प्रॉपर्टी, सराउंडिंग रीजन की प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। इसे क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन। क्या पढ़ेंगे इसे? जरा दोहराओ, माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है, बस दोहराओ, इसे क्या पढ़ेंगे हम? एप्सिलॉन। तो इस हिसाब से ये पूरा फोर्स का फॉर्मूला हमारा मॉडिफाई हो गया और अब हमने लिखा फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, चार्जेस के मैग्नीट्यूड, ख्याल रहे मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो गया हमारा पूरा फोर्स।
अब आपके सामने एक बिल्कुल नया और अजीब सा वर्ड आ गया, सिंबल आ गया, और वो है एप्सिलॉन जीरो। बेटा ये जो एप्सिलॉन जीरो है ना, ये मीडियम की प्रॉपर्टीज के बारे में है। मीडियम कैसा है, ओके, मीडियम क्या है, इसे हम कहते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं हम इसे, बोलो जरा। परमिटिविटी। परमिटिविटी, ठीक से देखें, या चलें यहां नीचे पुटअप कर लेते हैं या यहीं रखते हैं, इसे हम कहते हैं परमिटिविटी। एप्सिलॉन जीरो इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस खास इस जीरो की वजह से लगाया गया। अगर हमने यह जीरो नहीं लगा ना, तो ये बस एप्सिलॉन रीड किया जाएगा, एप्सिलॉन जीरो रीड नहीं किया जाएगा। एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं कभी कभी कुछ लोग, तो आप चाहे एप्सिलॉन जीरो बोलें या एप्सिलॉन नॉट बोलें। ये फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम। फ्री स्पेस का मतलब क्या बेटा यहाँ पे, वैक्यूम, खाली जगह, कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, फ्री स्पेस। अब देखो, ये परमिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू स्टोर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इस चार्ज की ताकत को जब इस ये मीडियम में छोड़ेगा, तो मीडियम उसको संभालता है कि नहीं संभालता है। अगर मीडियम संभाल ही नहीं पा रहा उस ताकत को रिजेक्ट कर रहा है, तो वो ताकत दूसरे चार्ज तक पहुंचेगी ही नहीं, वो इंटेंसिटी उसके दूसरे चार्ज तक पहुंचेगी ही नहीं, तो फोर्स नहीं बनेगा या कम बनेगा। तो अगर समझना चाहते हैं तो ये ऐसे समझिए कि ये परमिटिविटी मतलब मीडियम के जरिए दिया गया परमिशन। हाँ भाई लगाओ फोर्स, मेरी तरफ से फुल तुमको अलाउड है, मैं कुछ नहीं रोकूंगा टोकूंगा, तुम्हारी पूरी ताकत को मैं ट्रांसफर कर दूंगा, तुम्हारी पूरी इंटेंसिटी एनर्जी को मैं आगे ट्रांसफर कर दूंगा, सामने वाले पे मारो, फोर्स लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ख्याल रहे कि Yes, ये sir. इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मीडियम की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। अदर फिजिकल क्वांटिटीज मतलब मीडियम की डेंसिटी वगैरह, इन तमाम बातों पर ये डिपेंड करता है। अब उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाते, बेसिकली हम ये ख्याल रखते हैं कि ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फ्री स्पेस के लिए इसका वैल्यू क्या है। तो इसका वैल्यू हमें अच्छे से याद रखना है। इसका वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट्स बनाएंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अगला यूनिट हम लिख सकते हैं फेरेड पर मीटर। फेरेड क्या है आगे आएगा, डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको। सो ये इसका वैल्यू है, ठीक है। माइक ऑन ना करें, लेकिन ये वैल्यू जरा दोहराएं, मैं हटा देता हूं यहां से, मेरे पीछे दोहराएं। क्या है वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू। इन मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चों हम ये पूरा नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत सारे केसेस में हम ये पूरा नंबर कैलकुलेट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये 8.85 ये सारा नंबर यहाँ पे रखें, 1/4 पाई, ये सब मल्टीप्लीकेशन पूरा कर लें, पूरा कैलकुलेशन ओके कर दें, तब हम इसका यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं 9 इंटू 10⁹। याद रख पाएंगे बच्चों इसको, यस। Yes. और इसका यूनिट बिल्कुल इसका अपोजिट बनेगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट अब नीचे चला गया है, डिनोमिनेटर में चला गया है, तो इसका यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इफ वी कैलकुलेट इट इन दिस वे। मैं फिर वैल्यूज को रिपीट करता हूं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 for epsilon naught, and 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, ये जो वैल्यूज लिखी जा रही है किसके लिए लिखी जा रही है, सोचें जरा बेटा। ये जो वैल्यूज लिखी जा रही हैं ये फ्री स्पेस के लिए लिखी जा रही हैं। वी आर राइटिंग इट फॉर फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस की बजाय कोई दूसरा मीडियम, वैक्यूम की बजाय कोई दूसरा मीडियम होता है, जैसे कि एयर, या जैसे कि वाटर, या जैसे कि कोई ऑयल, या जैसे कि कोई वुडन सरफेस, माइका, ग्लास, शीट, कुछ भी, तो फिर इस फोर्स को हम कैसे लिखें। तो बच्चों उस वक्त इस फोर्स को हम लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 1/, ख्याल रहे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अच्छा, ये के और वो के अलग है, ये स्मॉल के ले रहा हूं मैं, ये कैपिटल के है, मान लें दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ कैपिटल के, ये जो मैंने लिया ये स्मॉल के है, ये के वो के अलग है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर ये के क्या है, तो बच्चों इस के को हम कॉल करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कॉल करेंगे, बोलो जरा,
दोहराओ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हम इसे कॉल करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस K इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब चूंकि हमने इसको एयर में या वैक्यूम में न रखते हुए किसी मीडियम में रखा, तो इस फोर्स को भी मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई फोर्स मेजर्ड इन सर्टन मीडियम, सर्टन डाइलेक्ट्रिक मीडियम के नाम पे मैं यहां पे डी भी लगा सकता हूं सिंबॉलिकली। ठीक है, कभी कभी इस फोर्स को बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, इन सर्टन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। बस एप्सिलॉन, जीरो भी हटा दिया, के भी हटा दिया, आगे का सब कुछ जैसा है वैसे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसमें कोई बदलाव नहीं। ठीक है, अब यहां पर बच्चों अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमको एक बात समझ में आएगी कि हमने लिखा एप्सिलॉन, किसकी जगह पे लिखा हमने, है क्या नहीं, ये चीज हमने हटा दी और उसकी जगह हमने क्या लिखा, एप्सिलॉन। तो K कैसे लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्लियर हुआ बेटा? और ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब कुछ बातें याद रखें, जैसे कि अगर हम एयर इस्तेमाल करते हैं, एयर, तो एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1, एयर के लिए भी वैक्यूम के लिए भी इट इज 1। ठीक है, तकरीबन तकरीबन। अगर हम मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, मेटल्स, मेटल्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, आयरन, ऐसे कोई मेटल्स इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए के का वैल्यू हो जाता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बिल्कुल एकदम इन्फिनिटी। और बाकी कोई दूसरा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, कोई भी अदर मटेरियल, तो उसके लिए के का वैल्यू 1 से ग्रेटर रहेगा। ठीक है, 1 से ग्रेटर रहेगा। अब वो चाहे जितना भी हो, वो ग्रेटर देन 1 होगा, लाइक दिस अगर मैं लिखूं, और लेस देन इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी से छोटा होगा क्योंकि इंफिनिटी के तो मेटल के चला गया, और 1 से ग्रेटर होगा क्योंकि 1 तो चला गया एयर के लिए। अब दूसरा कोई भी मटेरियल हमने इस्तेमाल किया, ऑयल इस्तेमाल किया, माइका की शीट इस्तेमाल की, पेपर इस्तेमाल किया, वुड इस्तेमाल किया, वाटर इस्तेमाल किया, कुछ भी, तो डिपेंडिंग अपॉन हमने कौन कौन से कैसे कैसे मटेरियल इस्तेमाल किए हैं, के का वैल्यू वहां पे बदलेगा। अब ये बात ख्याल रखें कि के वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इट इज 1। ये कभी भी फ्रैक्शन, नेगेटिव, 0 पॉइंट, ये वो ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक हो रही है बेटा बात? यस सर। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एयर के मीडियम में, एयर में या वैक्यूम में फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। किसी भी दूसरे मीडियम में, ठीक है ना, कोई भी दूसरा मीडियम, वाटर, ऑयल, पेपर, कोई भी दूसरा मीडियम, फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या चीज, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आप बेटा एक छोटा सा काम करो, एयर के फोर्स को मीडियम के फोर्स से डिवाइड करो। एयर में जो चार्जेस फोर्स बना सकते हैं उसको, और मीडियम में जो चार्जेस फोर्स बना सकते हैं उसको, दोनों को आपस में डिवीजन करो। तो क्या ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर यहां से और यहां से कट जाएगा? यस। यहां से पूरा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और यहां से पूरा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सब कुछ कट जाएगा। यस। यस। यहां न्यूमरेटर में आएगा 1 और यहां डिनोमिनेटर में आएगा 1/k। ये k तो बचेगा, 1/k बचेगा, चेक कर सकते हैं आप इसको। यस सर। थोड़ा बहुत अगर हमने बेटा रीअरेंज किया तो क्या ऐसे मिलेगा, k, करेक्ट, बिकॉज डिनोमिनेटर विल बी शिफ्टेड इन न्यूमरेटर। क्या इसका मतलब अब ये माना जाए कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय k? दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यस। यस। ठीक है, मतलब दो चार्जेस एयर में जो भी फोर्स लगा सकते हैं, अगर उसको हम k यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम से डिवाइड करें तो उस मीडियम वाला फोर्स हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब जरा गौर से देखो, k का वैल्यू हमेशा कैसा होगा, या तो 1 होगा या 1 से
ज्यादा होगा। अब किसी भी एक वैल्यू को, किसी भी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड को अगर मैं 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करता हूं तो क्या ये छोटा हो जाएगा? Yes. इसका मतलब सबसे ज्यादा फोर्स चार्जेस कहां लगा सकते हैं? कौन से मीडियम में चार्जेस सबसे ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं? एयर। एयर में? वेरी गुड। या वैक्यूम में? क्योंकि एयर या वैक्यूम के अलावा अगर आपने किसी भी दूसरे मीडियम में चार्जेस को रखा उतने ही डिस्टेंस पर, तो आप ये देखोगे कि एयर के फोर्स को के से डिवाइड करने के बाद वहां का फोर्स निकलेगा। और ये जो हम डिवीजन बना रहे हैं ये हाइयर ग्रेटर देन 1 नंबर से डिवीजन बना रहे हैं। समझ आ रही है बात जरा? Yes, sir. तो किसी भी दूसरे मीडियम में जाने के बाद चार्जेस का फोर्स के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। के टाइम्स डिक्रीज होगा, वो 1/k फैक्टर आ जाएगा यहां पे। और चार्जेस का सबसे बढ़िया इंटरेक्शन, सबसे बढ़िया फोर्स आपस में एक दूसरे के साथ जो बनेगा वो कौन से मीडियम के लिए बनेगा? Air. या तो वो एयर होना चाहिए या वैक्यूम होना चाहिए। एयर वैक्यूम को हम तकरीबन सेम मानते हैं, दोनों के लिए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी। अब आओ थोड़ा और डिस्कशन करते हैं इस पे। हमने अभी अभी देखा कि ये फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर अपोजिट होते हैं, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन जो है इनका अपोजिट होता है और ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही बनते हैं एंड सो ऑन। तो यहां पर मैं एक दो बातें यहां पे मेंशन करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से देखना बच्चों। ये जो फोर्स है इधर जो मैंने लिखा, क्यों ना इस फोर्स को ऐसे लिखा जाए F12 एज अ वेक्टर, अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो। अब यहां F12 का क्या मतलब है? फोर्स ऑन चार्ज 1 बिकॉज ऑफ 2। है ये बेटा बात? Yes, sir. Yes, sir. और क्यों ना इस दूसरे फोर्स को ऐसे लिखा जाए? अब बोलो क्या लिखूं मैं यहां पे? 2-1. शाबाश। 2-1. F21 एज अ वेक्टर। मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कूलम्स लॉ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट लेक्चर लूंगा मैं। आज सिर्फ मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं। तो अब इन दोनों फोर्सेस को बड़े ध्यान से केयरफुली देखो। तो इनके बारे में बच्चों हम दो बड़ी अहम बातें बोल सकते हैं। पहली बात कि जब हम F12 को देखते हैं और जब हम F21 को देखते हैं और इनके मैग्नीट्यूड्स को जब हम चेक करते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड्स साइड में मैंने बार लगा दिया, देखो मॉडुलस लिया, मैग्नीट्यूड्स। तो ये मैग्नीट्यूड्स कैसे होते हैं? Equal. Equal. इक्वल होते हैं। इक्वल होंगे। दोनों फोर्सेस एक दूसरे पर बराबर बराबर फोर्स लगाएंगे। सोचो बच्चों, अगर मैं ये कहता हूं थोड़ी देर के लिए एज एन एग्जांपल कि ये वाला जो चार्ज है ना ये 10 का है और ये वाला जो चार्ज है ना ये 1 कूलम का है, तो ऐसा गलत ख्याल अपने दिमाग में बिल्कुल ना लाएं कि 10 वाला 1 पे ज्यादा फोर्स लगाएगा और 1 वाला 10 पे कम फोर्स लगाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 10 वाला 1 पे जितना फोर्स लगा रहा होगा, जो फोर्स 1 पे बन रहा होगा एग्जैक्टली उतना ही फोर्स 10 पे भी बन रहा होगा, क्योंकि ये फोर्स दोनों ने मिलके बनाया है, अकेले ने दूसरे पे नहीं लगाया। दिमाग में बिठाएं बात ये। जब फोर्स का फॉर्मूला लिख रहे थे तो किसी सिंगल चार्ज को इस्तेमाल किया कि दोनों के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया? Product. हाँ। तो ये ख्याल बिल्कुल दिमाग में न लाएं कि ये फोर्स कम ज्यादा होंगे एक दूसरे के लिए। नहीं, ये फोर्स हमेशा इक्वल होंगे एक दूसरे के लिए। इक्वल मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल। चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये ख्याल बिल्कुल दिमाग में नहीं लाएंगे कि बड़ा चार्ज छोटे चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगाता है और छोटा चार्ज बड़े पे कम लगाता है। ऐसा नहीं होगा। दे विल अप्लाई द फोर्स इन परफेक्टली इक्वल मैग्नीट्यूड। तो ये बात मैंने यहां पहले लिखी वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे। बच्चों इसमें सेकंड पॉइंट बड़े ध्यान से देखना। अगर हम इन फोर्सेस को पूरे वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ लिखने की कोशिश करें तो जो मैंने लिखा क्या वो सही हो सकता है? No. Minus. हाँ, चूंकि इनका डायरेक्शन आपस में अपोजिट है तो दोनों में से किसी भी एक फोर्स के सामने आप नेगेटिव साइन लगाएं। किसी भी फोर्स के सामने, ऐसे नहीं कि यहीं लगाना है, चाहे यहां लगाए चाहे यहां लगाए। ये एक काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन या उस वक्त की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर तय करेगा कि कौन सा फोर्स पॉजिटिव में जा रहा है और कौन सा फोर्स नेगेटिव में जा रहा है।
ठीक हो गई बात बेटा? Yes, sir. तो दोनों में से किसी एक को हमको माइनस बोलना पड़ेगा, क्योंकि जिसका डायरेक्शन प्लस एक्स में है तो सामने वाले का डायरेक्शन माइनस एक्स में हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक हो गई बेटा बात? Yes, sir. तीसरी Yes, बात, sir. अगर हम में से कोई इंसिस्ट करता है कि मुझे माइनस नहीं लगाना है, आई डोंट वॉन्ट टू राइट माइनस, तो क्या ये तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है? No. Yes. तीसरा स्टेटमेंट No. ये करेक्ट है क्या? No. नहीं। लेकिन मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूं, कैसे करेक्ट करूं? आई वॉन्ट टू करेक्ट दिस स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल रिलेशन मुझे करेक्ट करनी है। फिलहाल तो ये रॉन्ग है, दे आर नॉट इक्वल, वेक्टोरियली दे आर नॉट इक्वल, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल। पहला करेक्शन का तरीका तो ये हो गया कि आपने माइनस लगा दिया, लेकिन अब भी मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूं, मैं इसको सही सुधारना चाहता हूं इसमें। तो कैसे सुधार करूंगा मैं? कैसे करूंगा मैं बताऊं? ये हो गया सुधार। क्या करेक्शन हुआ? Not equal. हमने बोला नॉट इक्वल। अब आप सोचेंगे सर अभी तो आपने बोला इक्वल है, तो यहां बोल रहे हो नॉट इक्वल। बेटा मैग्नीट्यूड इक्वल है, वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो हमने मैग्नीट्यूड इक्वल बोला, हमने तो डायरेक्शन के बारे में क्लियर कट बोला है कि दोनों अपोजिट हैं। तो वेक्टर रहते हुए दोनों इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, मैग्नीट्यूड जरूर इक्वल हो सकता है, डायरेक्शन के हिसाब से लिखेंगे तो माइनस लगा के जरूर इक्वल बोल सकते हो। दोनों आपस में एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं, ये भी बोल सकते हो आप। लेकिन अगर आप फुल्ली इसको वेक्टर बोलोगे, फुल्ली इसको वेक्टर बोलोगे, तो दोनों के बीच में अनइक्वालिटी का साइन आएगा, इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा। करेक्ट हो गई बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कुछ एलिमेंट्री आइडियाज हैं जो हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ना समझना जरूरी समझते हैं। अब यहां पर अपने थियोरी एग्जामिनेशन में ना एक छोटा सा डेफिनेशन, एक छोटा सा 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज 1 कूलम? 1 कूलम किसको बोलेंगे? व्हाट इज 1 कूलम? तो बड़ा आसान है बेटा, ध्यान से देखना। सपोज हमने क्या किया, दो चार्जेस लिए, लाइक इसको भी क्यू मैग्नीट्यूड लिया और इसको भी क्यू मैग्नीट्यूड लिया, Q1 Q2 नहीं लिया। दोनों का सेपरेशन जो है ना बेटा, हमने क्या किया, 1 मीटर का रखा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बात समझ आ रही है? दोनों का सेपरेशन हमने कितना किया, इंटेंशनली हमने कितना किया, 1 1 मीटर। meter. अब आप मुझे बताओ कि मैं इसका फोर्स का फॉर्मूला कैसे लिखूं? तुम्हारा नेट हम इसके फोर्स का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाय। ठीक है बेटा, माइक प्लीज, प्लीज माइक, माइक की तरफ ध्यान दें आप प्लीज, लेक्चर रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अच्छा, अब F पे चलते हैं। ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इंटू ये भी हो जाएगा Q और इंटू ये भी हो जाएगा Q, एंड देन डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1। करेक्ट है? Yes, sir. अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब ये हो जाएगा Q इंटू Q। अब कोशिश करो कि तुम 1 न्यूटन को, सॉरी 1 कूलम को डिफाइन करो, 1 कूलम को कोशिश करो। अगर मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि आपको 1 कूलम डिफाइन करना है, 1 कूलम यूनिट ऑफ चार्ज, तो आप कैसे करोगे? 1 कूलम कैसे डिफाइन करोगे, सोचो। अगर मैं ये कहूं, ध्यान से सुनना, कि मैंने दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस लिए। कितने? कैसे मैग्नीट्यूड? Equal. इक्वल। Equal मैंने ये नहीं बोला कि मैंने 1 कूलम लिया, मैंने नहीं बोला ऐसा, मैंने बोला इक्वल मैग्नीट्यूड। और उन दोनों को मैंने 1 मीटर के सेपरेशन पे रखा। करेक्ट है? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. अगर ये चार्जेस 1 कूलम के हैं तो इनका फोर्स हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि यहां 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. अगर ये चार्जेस Q इज इक्वल टू 1 कूलम, देन फोर्स विल बिकम व्हाट?
9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो 1 कूलम को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, गौर से सुनो। कैसे चार्जेस लिए, कितने चार्जेस लिए, Equal. 2। कैसे लिए, इक्वल मैग्नीट्यूड। चलो Magnitude. इक्वल नेचर के भी ले लिए, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। फिर उनको कितनी दूर रखा, 1 मीटर। 1 meter. 1 meter. हमने कि अगर ये दोनों चार्जेस 1 कूलम के हैं तो इनका फोर्स 9 into 10. 9 इंटू 10⁹ हो जाएगा। तो ये खुद ब खुद 1 कूलम की डेफिनेशन हो गई। देखो ये 1 कूलम की डेफिनेशन हो गई। ध्यान से सुनो अब इसको। ये जो मैंने आपको अभी 2 बार बताया ना, मैं उसको एक स्टेटमेंट के जरिए आपके सामने रख रहा हूं। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इफ प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। तो 1 कूलम वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है जो 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है दूसरे 1 कूलम के चार्ज के साथ, सेम नेचर का, तो वो रिपेल करेगा विथ अ फोर्स ऑफ व्हाट, 9 इंटू 10⁹ तो जिस चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो 1 कूलम है। डिफाइन करने का तरीका समझ में आया बेटा आपको? Yes, हम sir. कह रहे हैं कि हमने 2 एक जैसे चार्जेस लिए, मैग्नीट्यूड भी सेम, उनको हमने 1 मीटर के सेपरेशन पे रखा, तो इन चार्जेस से बनने वाला फोर्स खुद ब खुद कितना हो गया, 9 इंटू 9 इंटू 10⁹। तो जो चार्जेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन चार्जेस को हमने लिया था, उन चार्जेस का वैल्यू है 1 कूलम। ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। गेटिंग इट? Yes. यस। तो ये कुछ बिल्कुल एलिमेंट्री आइडियाज हैं, बिल्कुल बेसिक आइडियाज हैं। अब आज के लिए हम एक 2-4 क्वेश्चन करते हैं और फिर अगले क्वेश्चंस और कूलम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, जो कि खासा इंपॉर्टेंट है, वो होपफुली हम अगली क्लास में करेंगे। अभी एक 2-4 क्वेश्चन थोड़े छोटे मोटे समझ लेते हैं। आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। आई होप आपको फोर्स का फॉर्मूला याद हो गया होगा। अगर आप फोर्स का फॉर्मूला अपने मन में दोहराते हैं तो यू हैव 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, इसको जरा 2-4 बार दोहराएं तो याद हो जाना चाहिए। 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। वन मोर टाइम, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। अब हमें यहाँ क्या बताया जा रहा है पहले क्वेश्चन में, कि हमारे पास एक बड़ा चार्ज है Q। Now it is being divided into 2 magnitudes, small q and the other one is q minus q। 2 हिस्सों में उसको बांटा गया। What should be the magnitude of q in terms of capital Q to get the maximum force? To get the maximum force between 2 parts if they are kept at a distance of 1 meter। तो पहले तो कहानी को समझो कि हमारे पास एक बड़ा सा चार्ज था। लेट्स से कि ये बड़ा वाला चार्ज है। फॉर एग्जांपल ऐसे दिखा रहा हूं मैं, ये टोटल चार्ज है q। इसको हमने तोड़ दिया 2 पार्ट्स में, तो ये हो गए 2 पार्ट्स इसके। तो इसका पहला हिस्सा हमारे पास आया छोटा, छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, क्यू। बचा हुआ हिस्सा हमारे पास आया, बचा हुआ हिस्सा आप खुद निकाल सकते हैं ना। कैपिटल क्यू में से स्मॉल क्यू गया तो जो बचा वो हो गया क्यू माइनस क्यू। आपको अब इन दोनों को कुछ सेपरेशन पे रखना है। तो ये आपने उठाए इन दोनों चार्जेस को और इन दोनों को आपने कुछ सेपरेशन पे रखा। लेट से वो आर है और आर 1 मीटर है, यहां 1 मीटर का कोई रोल नहीं है। सो ये क्यू है, ये वाला है क्यू माइनस क्यू। अब आपसे ये पूछा गया है कि स्मॉल क्यू कितना है टू गेट फोर्स मैक्सिमम। टू गेट फोर्स मैक्सिमम बहुत आसान है। इस तरीके का प्रॉब्लम हम ग्रेविटेशन में भी सॉल्व करते हैं, दोनों मासेस को रेफर करते हुए। आइए लिखते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसमें फोर्स लिख देना है कि भाई जो भी फोर्स बन रहा है आओ उसे लिखते हैं। तो 1/4πε0, एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है Q माइनस Q, डिवाइडेड बाय जो भी सेपरेशन है उसका स्क्वायर। कहानी क्लियर हुई? बात क्लियर हुई बेटा? Yes, Yes. sir. अच्छा अब देखो, हम ये सेपरेशन चेंज करने वाले हैं क्या? मुझे नहीं लगता हम सेपरेशन चेंज करेंगे, नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट कीपिंग इट एट फिक्स डिस्टेंस 1 मीटर। अच्छा ये 1/4πε0, इसमें कोई चेंजेस आने वाले हैं क्या? नो। नहीं, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आने वाले। मतलब फोर्स की पूरी डिपेंडेबिलिटी किस बात पे डिपेंड कर रही है, किस बात पे आ रही है? चार्जेस।
वेरी गुड। तो फोर्स की डिपेंडेबिलिटी आ रही है चार्जेस बोलने से ज्यादा सही प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। चार्जेस बोलने से ज्यादा सही है बेटा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। समझे बेटा बात को? Yes. Yes, sir. तो अगर आप चाहते हैं कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए, आप अगर चाहते हैं फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, यानी कि फोर्स होना चाहिए एफ मैक्स, देन ऐसा कब होगा? Q इंटू क्यू माइनस क्यू, ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होने पर। क्योंकि फोर्स अब डिपेंड कर रहा है इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन पर। आपको फोर्स ज्यादा चाहिए तो इनका मल्टीप्लीकेशन ज्यादा चाहिए फिर। समझे कि नहीं समझे? मैं इसको लॉजिकल अप्रोच में जा रहा हूं, मैथमेटिकल अप्रोच में नहीं जा रहा हूं, लॉजिकल अप्रोच में जा रहा हूं। मैथ्स लगा सकता हूं लेकिन मैं अभी इतना बिल्कुल बिगिनिंग में मैथ्स नहीं लगाना चाहता, 11th की बिल्कुल स्टार्ट में। तो ठीक, आपको अगर फोर्स ज्यादा चाहिए तो ये कब मुमकिन है बेटा, कब पॉसिबल है? व्हेन इट इज पॉसिबल? The product of charges is maximum. अपने को मल्टीप्लीकेशन ज्यादा हुआ तो फोर्स मैक्सिमम होता। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, यार मल्टीप्लीकेशन कैसे ज्यादा हो सकता है, कब ज्यादा हो सकता है? तो आओ मैं इसको एक लॉजिक से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमने बड़ा वाला चार्ज लिया था ना, ये 10 कूलम का है। अब हम इसको दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं। एक हिस्सा इसका क्या हो सकता है, स्मॉल क्यू, और दूसरा हिस्सा क्या हो सकता है, क्यू माइनस क्यू। चलो मान लेते हैं कि स्मॉल क्यू मैंने 1 लिया, तो आप लॉजिक से बताओ क्यू माइनस क्यू कितना होना चाहिए? 9. 9। ठीक है ना? गलत जवाब दे दो मार खाते थे फिर। 9 ही होना चाहिए। अब 10 में से एक है इधर, 10 में से एक इधर गया तो बचा तो उधर ना 9। अच्छा, अगर मैंने इसको दूसरे पॉसिबिलिटी में तोड़ने की कोशिश की तो क्या हो सकता है? 2 के लिए, 8, 8. 3 के लिए, 7. 7, 4 के लिए, 6. 6, 5 के लिए, 5, 6 के लिए ऐसा भी तोड़ सकता मैं, 4. और 7 के लिए 3. 3, 8 के लिए 1, 2. सॉरी 2, और लास्टली 9 के लिए 1। 1. अब आप गौर करो कि आपको फोर्स कब मैक्सिमम मिलेगा? मल्टीप्लिकेशन ज्यादा। जब मल्टीप्लिकेशन ज्यादा। अब यहां मल्टीप्लिकेशन करो, फॉर एग्जांपल यहां मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर क्या था? 9. नहीं, यहां मल्टीप्लिकेशन करे तो आंसर 9 आ रहा। यहां मल्टीप्लिकेशन करो 16. तो मुझे 1 9 तोड़ने पर ज्यादा फोर्स मिलेगा कि 2 8 तोड़ने पर ज्यादा फोर्स मिलेगा? 2. 8. 2 8। अच्छा, अगर 3 7 तोड़ा तो 21. तो और ज्यादा मिलेगा। 4 6 तोड़ा तो 24. और ज्यादा मिलेगा। 5 5 तोड़ा तो 25. 25, और वापस से 6 और 4 तोड़ा तो 24, 24, 3 7 3 तोड़ा तो 21, और वापस से ऐसे किया तो इधर 16, और वापस से ऐसे किया तो इधर 9। मतलब सबसे ज्यादा फोर्स की पॉसिबिलिटी कहां बन रही है? 5 into 5। मतलब क्या? Equal. हाँ, जब मैंने Equal। दोनों चार्जेस को इक्वल तोड़ा। तो अगर मैं दोनों चार्जेस को इक्वल तोड़ता हूं तो उनका प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा, और अगर उनका प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो फोर्स उसके रिजल्ट में ज्यादा हो जाएगा, और मुझे फोर्स ही ज्यादा करना है। तो फोर्स ज्यादा करने का सबसे आसान तरीका है कि बिल्कुल हाफ हाफ तोड़ दो, दोनों को इक्वल कर दो। सो फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम एफ मैक्स, वी रिक्वायर क्यू एंड क्यू माइनस क्यू प्रोडक्ट शुड बी मैक्सिमम, विच इज पॉसिबल एट, यस, विच इज पॉसिबल एट, बोलो क्या करेक्ट है? K equal. क्यू इक्वल Q minus. बात बैठी बेटा दिमाग में अच्छे से? Yes, sir. मैथमेटिकली sir. सॉल्व करो। Yes, sir. 2q is equal to capital Q, which means small q is equal to q by 2. Done. अब आपको यही तो पूछा था, ठीक है ना? यही तो पूछा ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ q इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q। तो हमने q का फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q। आगे आंसर ठीक ठाक? Yes, sir. Yes, sir. आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब एक्चुअली मैं ऐसे सोचा था कि कुछ 8-10 क्वेश्चन ले लें, बट ठीक है, हम 1 आवर लेक्चर से ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं, तो अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू जरूर करेंगे। बट
बट मैं चाहता हूं कि आप ये सारी चीजें अगली क्लास में अच्छे से याद करके आएं, ताकि मुझे फिर और ज्यादा एक्सेसिव रिवीजन ना करना पड़े और जल्दी से हम बात को शुरू कर सकें। और कूलम्स लॉ के जनरल प्रॉब्लम्स जो इस तरीके के होते हैं, मैग्नीट्यूड बेस्ड और वेक्टर डायरेक्शन बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उन पर भी हम थोड़ा बहुत अगली क्लास में डिस्कशन कर सकें। बट बिफोर एंडिंग, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन फॉर टुडे। Now we have two charges, small q and capital Q, like, and they are kept at some distance. If the magnitude of one charge is increased by 50%, इन दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड को 50% बढ़ा दिया, and the magnitude of another charge is decreased by 50%, then find the percentage change in the force between them if other parameters are kept constant. बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा। ये सारे मैग्नीट्यूड वाले क्वेश्चन थे एक्चुअली, तो उसमें से मैंने 2 ही लिए और 8-10 हैं, तो वी विल कंटिन्यू इन द कमिंग क्लास इसी अंदाज में। फिर बाद में मैं बता रहा हूं कि हमको वेक्टर डायरेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। आए, अब देखो बच्चों, इसमें से अगर मैंने पहले जनरल फोर्स लिखा इनिशियल चार्जेस के हिसाब से, तो क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है मुझे? यस, एनीवन? 1 upon शाबाश, epsilon naught वेरी q गुड, q वेरी गुड। r square। जो भी डिस्टेंस होगा आर स्क्वायर। सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही, Yes। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या करा, बाकी सब कुछ सेम रखा, बाकी सब कुछ हमने सेम रखा है, डिस्टेंस विस्टेंस मटेरियल मीडियम ये वो सब सेम रखा हमने। खाली हमने ये किया कि इन दोनों में से किसी एक चार्ज को 50% बढ़ा दिया और दूसरे चार्ज को 50% कम कर दिया, 50% इंक्रीज 50% डिक्रीज इन द अनदर चार्ज। तो फिर फोर्स कितना चेंज होगा ये पूछ रहे हैं। अब इसके लिए मैं बताऊं, लॉजिकली बच्चा क्या सोचता है, सर एक को 50% बढ़ा दिए, दूसरे को 50% कम कर दिए, तो ओके हो गया, सब बराबर हो गया ना। आ रहा है ना ऐसे दिमाग में आपके? Yes। ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट करते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फर्क पड़ता है बेटा। एडिशन करते हैं तो शायद ना पड़ता, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो फर्क पड़ता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटा, नया फोर्स जब हम लिखेंगे तो एफ डैश हो गया 1/4πε0। अब बहुत ध्यान से देखिए, मैं इसको 50% बढ़ा रहा हूं कैपिटल क्यू को, तो बेटा ये हो गया 150q/100, बात को समझे। और दूसरे वाले को 50% घटा रहा हूं, तो ये हो गया 50q/100, और बाकी डिस्टेंस जैसा था वैसे। अब आपके सामने पहला चैलेंज आएगा, ये परसेंटेज कैसे लिखा सर ने, समझ में आया नहीं हमारे, है ना। Yes। अब कोई भी चीज मान लो 50% बढ़ जाती है, तो वो 1.5 हो जाएगी ना, 1.5 हो जाएगी ना। Yes। Yes। तो देखो, ये 150 को 100 से डिवाइड करो तो 1.5 ही होता है ये। Yes sir। और कोई भी चीज अगर 50% घट जाती है तो वो तो 50 हो जाएगी। अब मुझे लॉजिकली बताओ, अगर मैं 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज करता तो यहाँ क्या क्या आता? 120/100 आता इधर, और यहाँ Yes sir। 20% डिक्रीज कर रहा हूं तो यहाँ क्या आता? 80/100। 20% कम 100 में से। अच्छा, मैं 30% इंक्रीज और 30% डिक्रीज करता तो इधर क्या आता? 130/100. 100/100, शाबाश। और इधर क्या आता? 30/100. 70/100। अगर मैं 5% इंक्रीज और 5% डिक्रीज करता तो क्या क्या आता? इधर क्या आता? 150। 5% बेटा, 5%। 50/100। 5%, 5 105/100। कमाल करते हो यार। और यहाँ क्या आता? 95/100। 90। समझो यार, 10% इंक्रीज करता तो इधर क्या आता? 10%। 15. 10%, 10%। 110/100। और इधर आता 90/100। 90/100। कितने एग्जाम्पल दूं? 2% इंक्रीज करता या 2% डिक्रीज करता तो क्या आता? सिर्फ 2%। इधर क्या आता? 102/100। शाबाश, 102/100। इधर क्या आता? 98/100। 98/100। ये बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं, लेकिन मैं जैसे आपको बोला भाई, स्क्रैच से पढ़ रहे हैं सारी चीजें, हर चीज पर मैं बात करूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। पेशेंस के साथ, सब्र के साथ मैं सब कुछ लूंगा। इट्स ओके। क्लियर हुआ ये 50% इंक्रीज 50% डिक्रीज का मतलब? Yes, Yes sir. sir।
अब बहुत ध्यान से देखो, जो पुराना वाला फोर्स है अपना वो तो ऐसा ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, 1/4πε0, ये क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन जो नया वाला फोर्स है ना, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। 1/4πε0 का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन यहां से ये जीरो कट गया, यहां से ये जीरो कट गया, यहां से भी ये जीरो कट गया, यहां से भी ये जीरो कट गया, ठीक है। आप अगर बहुत ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज कर लूं, थोड़ा सा रीअरेंज बच्चा, ये 1/4πε0 मैंने जरा आगे लिखा, यहां 15 × 5 कितना हुआ? 15 × 5, 15 × 5 बेटा मल्टीप्लीकेशन, बोलो ना फटाक से, 75 डिवाइडेड बाय ये 10 × 10 कितना हुआ? 100। आगे की तरफ अगर तुम ध्यान दोगे तो ये क्यू जैसे का वैसा, ये स्मॉल क्यू जैसे का वैसा, और ये डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर भी जैसे का वैसा। ठीक हो गई बात? यस। ठीक है, मैंने बस ये नंबर्स मल्टीप्लाई करके बाहर ले लिया। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये क्या है? ये क्या है? ध्यान लगाओ, क्या है ये? फोर्स ऑफ चार्ज। हाँ, अगर ब्रैकेट में लिखी हुई चीज को तुम ध्यान से देखोगे तो वो सब चेंजेस करने से पहले वाला फोर्स है, देखो तो। यस सर। तो क्या वो सब हटा के यहाँ पे सिर्फ एफ लिख दूं? यस। यस। अब तुम सोच के बताओ कि फोर्स कितना चेंज हुआ? 75/100 आया इधर। अब गलती मत करना प्लीज, लेक्चर मुझे क्लोज करना है अभी। यहाँ सोच के बताओ, 75/100 आने का क्या मतलब है? फोर्स इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज। डिक्रीज हुआ, शाबाश। क्योंकि अगर इंक्रीज होता तो 100 से बड़ा नंबर आता, 100 से छोटा आ गया। कितना छोटा आया? 75। कितना कम हुआ? 25। 25। तो आंसर क्या लगाओगे? क्या आंसर बनाओगे? क्या आंसर बनाओगे? F dash फोर्स decreases by Decrease the bar volt. डिक्रीजेस बाय 25%. शाबाश 25%। 25% से फोर्स डिक्रीज हो जाता है। डायरेक्ट बेटा, समझ में आ रही बात? Yes sir. 25 से कम हुआ तभी तो 75 आया था इधर। अच्छा, अगर मान लो इधर 80/100 आता, फॉर एग्जांपल, कुछ तुम ऐसा अरेंजमेंट करते कि इधर 80/100 आता, तो आंसर क्या होता? 20%. Force decrease by 20%. अच्छा, तुम कुछ ऐसा तिगड़म लगाते यहाँ पे कि यहाँ पे आंसर आता 125/100, तो तुम आंसर क्या लिखते? Increased by 25 increase. 25%। शाबाश। ये लॉजिक जरा समझो, परसेंटेज को क्विकली करने की आदत डालो। देखिए बरोबर समझ में आना, कितना परसेंट है, कितना परसेंट कम हो रहा, कितना परसेंट चेंज हो रहा। ये सब मैथ्स के ट्रिक्स हैं जो 9th 10th में सिखाई जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बिल्कुल जीरो समझ के आपके सामने ये डिस्कशन कर रहा हूँ। हालांकि परसेंटेज पर मैं अलग से लेक्चर लेना नहीं चाहता, लेकिन हमारा यहाँ फिर गाड़ी अटक जाती है, हमारी परसेंटेज नहीं आया तो। चले ठीक है, तो आई होप कैलकुलेशन ठीक से समझ आ गया आपको। Yes sir. ओके बच्चों, ठीक है, चलें फिर रुक जाते हैं यहाँ पे। अगले क्लास में इसी के न्यूमेरिकल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी फोर्स को वेक्टोरियली लिखने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड भी होपफुली हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे।